आइए शुरू करते हैं न्यूज़ पथ का सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेराह है। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी छाई हुई हैं। आपको जानना और देखना बेहद ज़रूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा बसंत पंचमी के साथ साथ होली के उत्सव की भी है। बसंत पंचमी पर वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में अद्भुत छटा बिखरी। यहाँ बांके बिहारी के साथ भक्तों ने जमकर होली खेलने का आनंद लिया। मान्यताओं के अनुसार ब्रज में बसंत पंचमी से ही 40 दिन के होली के पर्व की शुरुआत हो जाती है, इसलिए यहाँ के सभी प्रमुख मंदिरों में जमकर गुलाल उड़ाया जाता है। बसंत ऋतु के आगमन के साथ ही बांके बिहारी मंदिर में होली का पूरा रंग दिखने लगा। परंपरा के अनुसार मंदिर में श्रृंगार आरती के बाद सबसे पहले मंदिर के सेवायत पुजारी ने भगवान बांके बिहारी को गुलाल का टीका लगाकर होली के पर्व की विधिवत शुरुआत की। इसके बाद इस अवसर पर मंदिर में जमा श्रद्धालुओं की भीड़ पर सेवायत पुजारियों ने जमकर गुलाल उड़ाया, जिससे भक्त आनंदित और भाव विभोर हो गए। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के रायसेन की हैं, जहां बसंत पंचमी के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु 6 किलोमीटर की चढ़ाई करते हुए मंदिर दर्शन के लिए पहुंचते दिखे। विंध्याचल पर्वत की दूधिया पहाड़ी स्थित इस दूधेश्वर धाम में बसंत पंचमी पर मेला लगता है, जिसको लेकर लोगों में खूब उत्साह रहता है। यहाँ पहुंचकर श्रद्धालु मंदिर में भगवान शिव का अभिषेक करने के साथ ही पूजा पाठ करते हैं और फिर मेले का आनंद लेते हैं। यहाँ एक प्राचीन कुआं भी है, जिसका जल अमृत के समान माना जाता है, इसलिए श्रद्धालु यहाँ इस जल को भी ग्रहण करते हैं। मान्यता है कि इस स्थान पर एक बार दर्शन करने से 11 बार उज्जैन महाकाल के दर्शन के लाभ का फल मिलता है। उत्तराखंड के पंच केदारों में से चतुर्थ केदार के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए खुलने की तिथि घोषित कर दी गई है। बसंत पंचमी के पावन अवसर पर भगवान रुद्रनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थल गोपीनाथ मंदिर में हक हकूकधारियों की मौजूदगी में पंचांग गणना के आधार पर रुद्रनाथ के कपाट खोले जाने की घोषणा की गई। भगवान रुद्रनाथ के कपाट खुलने से पूर्व 15 से 16 मई सुबह तक भक्त भगवान रुद्रनाथ के उत्सव विग्रह स्वरूप के दर्शन गोपीनाथ मंदिर गोपेश्वर परिसर में कर पाएंगे। 17 मई को भगवान रुद्रनाथ की डोली रुद्रनाथ के लिए प्रस्थान करेगी और 18 मई को पूर्ण विधि विधान के साथ दोपहर 12:57 में भगवान रुद्रनाथ के कपाट ग्रीष्मकाल में भक्तों के दर्शन के लिए खुल जाएंगे। पंच केदारों में से एक चतुर्थ केदार रुद्रनाथ में भगवान शिव के मुख्य रूप की पूजा होती है। यहाँ भगवान अपने एकानंद स्वरूप में विराजमान है, इसलिए भगवान शिव को यहाँ एकानंद भोलेनाथ के नाम से भी पुकारा जाता है। लगभग 18 किलोमीटर का कठिन रास्ता तय कर भक्त रुद्रनाथ पहुँचते हैं। हर तरफ बर्फ ही बर्फ, जहाँ भी नजर जा रही है वहाँ बर्फ की बारिश होती नजर आ रही है। पहाड़ों में जिस बर्फबारी का इंतजार किया जा रहा था, बसंत पंचमी के दिन वो इंतजार खत्म हो गया। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से लेकर मनाली, मंडी, सिरमौर, हर जगह आसमान से गिरती बर्फ के फुहारों ने लोगों के चेहरे खिला दिए। जगह जगह लोग इन शानदार नजारों का दीदार कर मुग्ध होते रहे और बर्फ से खेलते भी नजर आए। बर्फबारी ने पहाड़ों की खूबसूरती को और ज्यादा निखार दिया। उत्तराखंड में केदारनाथ से लेकर बद्रीनाथ धाम और औली से लेकर चक्राता तक बर्फबारी ने लोगों की मुराद पूरी कर दी। लोग इस बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए नाच गाकर बर्फबारी का स्वागत करते नजर आए। मौसम ने ऐसा रंग बदला कि पहाड़ों में हर तरफ सफेद बर्फ की चादर बिछ गई। जम्मू कश्मीर में भी जमकर बर्फबारी हुई, जिससे पहाड़, वादियां, सड़कें, छत सब कुछ बर्फ की सफेद चादर में लिपट गया। श्रीनगर, अनंतनाग, पुंछ, उधमपुर, शोपियां, बांदीपुरा, गुरेज, डोडा, कुपवाड़ा, कटरा, रियासी, बडगाम, रामबन के साथ ही कई इलाके बर्फबारी की वजह से चांदी से चमकते दिखे। पहाड़ों पर लगातार गिरती बर्फ ने जम्मू कश्मीर की वादियों में चार चांद लगा दिया। रास्तों से लेकर पेड़ पौधे, घर, गाड़ियाँ सब बर्फ की परत से ढक गए। और अब बात कर लेते हैं प्रयागराज में बसंत पंचमी उत्सव की। आपको बता दें कि आज पूरे देश में यूँ तो बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया गया, लेकिन खास करके प्रयागराज में इसकी रंग, इसकी शोभा देखने लायक थी। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, हर कोई यहाँ पर संगम यानी कि त्रिवेणी में स्नान करने को आया। पूरे श्रद्धा भाव से साधु संतों के साथ आम जनमानस ने भी यहाँ पर स्नान किया, पूजा अर्चना की संगम में, और साथ ही साथ दान का चूंकि विशेष करके इसमें महत्व होता है, तो पूजा अर्चना के साथ साथ दान भी किया। देखिए। प्रयागराज में संगम की रेती पर लगे माघ मेले के चौथे बड़े महास्नान बसंत पंचमी के मौके पर लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। सूर्योदय से पहले ही त्रिवेणी की पवित्र और अविरल धारा में आस्था की डुबकी लगाने और स्नान दान का सिलसिला जारी है।
जैसे ही संगम की रेती पर लोग कदम रखते हैं उसके बाद से ही मुहूर्त एक तरह से कह लीजिए कि मायने नहीं रखता है। यहाँ पर आप जैसे ही यहाँ पर पहुंचे उसके बाद से ही लोग स्नान करना शुरू कर देते हैं, दान करना शुरू कर देते हैं। और आज के दिन जैसा कि आपको पता है कि स्नान और दान दोनों का विशेष महत्व होता है, तो संगम के घाट पर यहाँ विशेष करके हमें ये दोनों ही चीज देखने को मिली। बढ़िया स्नान हो गया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया स्नान, और यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग जौनपुर जिले मड़ियाहू से आए हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि पहली बार यहाँ आना हुआ कि पहले भी? हम 10-15 साल से लगातार हर साल आते हैं। आखिर क्या वो बात है? देखिए ये सुबह से मैं बात कर रही हूँ लोगों से, क्या वो वजह है कि एक बार आके मन नहीं भरता है? हर बार जो आदमी एक बार यहाँ आ गया, जो मनुष्य एक बार आ गया, हर साल वो आता है। देखिए वो बड़े भाग्यवान हैं जो कुंभ के लिए घर से निकलते हैं। वो बड़े भाग्यवान हैं जो घर से कुंभ के लिए निकलते हैं और यहाँ आकर गंगा जमुना सरस्वती की पावन धारा देखकर मन में बहुत हर्षित होते हैं। मेले में भारी भीड़ की वजह से श्रद्धालुओं को आस्था की डुबकी लगाने के लिए पैदल भी चलना पड़ रहा है, लेकिन इसमें भी उन्हें आनंद की अनुभूति हो रही है। घने कोहरे और कड़ाके की ठंड के बावजूद लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने संगम में पवित्र डुबकी लगाई। आप कहाँ से आई हैं? हम यही इलाहाबाद से आए हैं। तो स्नान हो गया कि नहीं? कौशाम्बी दूसरा जिला हो जाता है, तो स्नान हो पाया कि नहीं आप लोग? हाँ, स्नान अच्छे ढंग से, व्यवस्था प्रशासन का अच्छा है, जो है प्रशासन व्यवस्था अच्छा है यहाँ पर, और अच्छे ढंग से लोग स्नान कर रहे हैं। पैदल चलना पड़ रहा है? हाँ, पैदल जाना पड़ रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है। पैदल चलने में भी आनंद है, आनंद है। लोग तो कहते थे कि अरे बड़ा दूर पैदल चलवा दिए महाराज, बहुत दूर गाड़ी रोक दिए। व्यवस्था है तो फिर व्यवस्था के ध्यान तो देना चाहिए ना पब्लिक को भी, तभी तो जो है व्यवस्था बढ़िया रहेगा। देश के कोने कोने से पहुंचे श्रद्धालु तो आस्था की डुबकी लगा ही रहे हैं। साधु संत और शंकराचार्यों ने भी आस्था का अमृत स्नान किया। पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद महाराज भी व्हीलचेयर पर अपने शिष्यों के साथ संगम तट पर पहुंचे। माघ मेला में बसंत पंचमी के मौके पर पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद जी महाराज पहुंचे हुए हैं। अपने भक्तों के साथ उन्होंने स्नान किया। स्नान करने के बाद उनको उनके पूरे शिष्यों के साथ लाया गया है, व्हीलचेयर पर है, और देखिए गाड़ी के अंदर उनको विराजमान कर लिया गया। चूँकि वो बहुत वयोवृद्ध हैं और इसलिए वो यहाँ पर स्नान करने के लिए आए हैं, उनकी गाड़ी अलाउड की गई है। और यही वो जगह भी थी जहाँ पर मौनी अमावस्या वाले दिन स्वामी अमुक्तेश्वरानंद यहाँ तक अपनी पालकी से आए थे और आगे वो अपनी पालकी के साथ ही स्नान करने के लिए जाने को तैयार थे, कि जाना चाहते थे। तो ये एक तरीके से अब पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद जी महाराज ने स्नान कर लिया है बसंत पंचमी के मौके पर, और सीधे से उन लोगों का कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर के वो साफ हो गया है कि इस शाही स्नान के मौके पर जो उनके भक्त हैं वो उनको लेकर के आए हैं पूरे लाव लश्कर के साथ, और अब स्वामी निश्चलानंद अपने आश्रम के लिए निकल चुके हैं। संगम की रेती पर पहुंचे गोल्डन बाबा भी सुर्खियां बटोर रहे हैं। उनका कहना है कि त्रिवेणी के तट पर जो भी पहुंचा वो सनातनी है। इस वक्त हमारे साथ है गोल्डन बाबा जी। गोल्डन बाबा, सबसे पहले तो ये कि आज का दिन बेहद खास है तमाम सनातनियों के लिए विशेष करके, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि न सिर्फ सनातन से जुड़े लोग, एक बड़ी बात हम ये भी देख रहे हैं जो कि गैर सनातनी भी हैं, विदेशों से भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं संगम की रेती पर और यहाँ स्नान ध्यान कर रहे हैं। गैर सनातनी कोई नहीं है, बस जो कुटुंब हमारा सनातन पूरे विश्व व्याप्त है, सब सनातनी, हम किसी गैर सनातनी मानते ही नहीं है। पहली बात तो ये मान लीजिए आप। महाकुंभ 2025 में मोनालिसा चर्चा में थी और इस बार माघ मेले की वायरल गर्ल अंजू कुशवाहा है, जिसमें लोग मोनालिसा की छवि देख रहे हैं। पन्ना से मेले में माला बेचने पहुंची अंजू का कहना है कि कोई माला खरीद नहीं रहा है। अमूमन पिछले कुंभ में भी एक मोनालिसा के नाम से वायरल हुई थी। ये भी है कहाँ से आई हैं आप, पहले देखें कि बहुत मेन
अगर चीज़ है मैं नीरज से कहूँगा कि जरा परिचय भी दे देना और पूरा बताना कि कैसे क्या बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है। अभी नहीं बेका, सवेरे से कुछ भी नहीं। कहाँ से आई हो, क्या नाम है? पन्ना जिला की हूँ मैं, अंजू कुशवाहा नाम है। तो यहाँ पे लोग कहते नहीं है कि तुम मोनालिसा की तरह लगती हो? बहुत लोग कहते हैं, मैं उनको बातों को नहीं मतलब नहीं रखती हूँ। क्या कहते हैं लोग आकर के? क्या कहते हैं, मोनालिसा जैसी? बस इतना ही कहते हैं, मैं सुन के एक तरफ हो जाती हूँ, मुझे मतलब नहीं रहता कोई मुझे कुछ भी कहता रहे। काम अपने धंधे पर किए, बिक रहा है, लोग ले रहे हैं कि नहीं? आज नहीं बेका, नहीं लिए कोई भी, कोई नहीं ले रहा। अंजू कुशवाहा है, ये वायरल गर्ल है और ये माघ मेले की वायरल गर्ल है, लेकिन इनका काम नहीं चल रहा है, लोग माला खरीद नहीं रहे हैं, लोग आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, नुकसान हो रहा है अंजू का। बसंत ऋतु के आगमन का उत्सव श्रद्धालु संगम में स्नान करके मना रहे हैं। मान्यता है कि आज के दिन संगम में स्नान, दान और तप से पाप धुल जाते हैं। माघ मकर रविगत जब होई और तीरथ पति है आव सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सेवत साकल सादर शकल त्रिवेणी। यहाँ पर जो परंपरा है कि मनुष्य ही नहीं, दनुज राक्षस भी, देवता भी, किन्नर भी, आजकल देखिए किन्नर अखाड़े आ रहे हैं, उसी स्रोत से सारे लोग यहाँ पर प्रयागराज में आते हैं। 1 मास तक का यह जो कल्पवास है, अन्य तीर्थों से अधिक इसे तीर्थराज कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी में लगाई गई एक डुबकी से ज्ञान का संचार होता है और अज्ञान का अंधेरा छट जाता है। ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की कृपा से तन मन शुद्ध हो जाता है और बसंत ऋतु का आगमन मन को हर्ष और उल्लास से भर देता है। प्रयागराज से संतोष कुमार के साथ श्वेता झा, गुड न्यूज टुडे। 23 अप्रैल को पूरे विधि विधान से खोले जाएंगे भगवान बद्री विशाल के कपाट। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। पीएम मोदी ने आज तिरुवनंतपुरम में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च किया और 1 लाख लाभार्थियों को लोन बांटे। पीएम स्वनिधि योजना का मकसद सड़क किनारे व्यवसाय करने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को बिना किसी गारंटी के सस्ता कर्ज उपलब्ध करवाना है, ताकि वे अपना छोटा कारोबार खड़ा कर सकें और उसे आगे बढ़ा सकें। पीएम मोदी ने यहाँ 3 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों और त्रिशूर और गुरुवायूर के बीच एक नई पैसेंजर ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाई। बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को खोले जाएंगे। आज बसंत पंचमी के मौके पर नरेंद्रनगर राज दरबार में परंपरानुसार भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने की तिथि घोषित की गई। राजपुरोहित आचार्य कृष्ण प्रसाद उनियाल ने महाराजा मनोजेंद्र शाह की कुंडली के आधार पर तारीख और समय का ऐलान किया। उनके मुताबिक श्रद्धालुओं के लिए 23 अप्रैल सुबह 6:15 पर ब्रह्मकाल मुहूर्त में कपाट खोले जाएंगे, जबकि गाड़ू घड़ा यात्रा 7 अप्रैल से शुरू होगी। कपाट खुलने की तिथि का ऐलान होते ही राज दरबार जय बद्री विशाल के जयकारों से गूंज उठा। पहाड़ों में भी बारिश और बर्फबारी का दौर जारी रहेगा। इसे लेकर मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। यहाँ 12 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में आज भले ही देर रात आसमान साफ हो जाए, लेकिन 27 तारीख को एक बार फिर बारिश दस्तक देगी। मौसम विभाग के मुताबिक 27 जनवरी को जम्मू कश्मीर, हिमाचल, दिल्ली एनसीआर, हरियाणा और नॉर्थ राजस्थान में बारिश के फिर लौटने की संभावना है। बसंत पंचमी के मौके पर देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम में आज श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। असल में आज यहां भगवान भोलेनाथ के विवाह की पहली रस्म तिलकोत्सव मनाए जाने की परंपरा है। मिथिला से आए श्रद्धालु आज बाबा बैद्यनाथ की पूजा अर्चना करके उन्हें अबीर गुलाल का तिलक लगाते हैं और उन्हें विवाह का निमंत्रण देते हैं। ये श्रद्धालु पैदल कांवड़ यात्रा कर सुल्तानगंज से जल लाकर बाबा बैद्यनाथ को अर्पित करते हैं। इस दौरान वो किसी के घर मेहमान नहीं बनते, न ही किसी के घर में विश्राम करते हैं। झारखंड के रामगढ़ में चरण पहाड़ी धाम में इन दिनों आस्था के अद्भुत रंग देखने को मिल रहे हैं। बसंत पंचमी के मौके पर यहां रात में दिवाली तो दिन में होली मनाई गई।
दरअसल यहाँ हर साल चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण के 5 दिवसीय 64 महंत भोग आराधना महोत्सव मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत बसंत पंचमी से होती है। इस महोत्सव में देश भर से साधु संत महंतों के साथ साथ श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। बसंत पंचमी के पूर्व रात्रि में यहाँ दिवाली मनाई जाती है, तो वहीं दिन में ब्रज की तर्ज पर होली खेली जाती है। इन 5 दिनों के इस उत्सव में देश के कोने कोने से आए साधु संत महंत और श्रद्धालुगण प्रभु के भक्ति रस में ऐसे डूब जाते हैं कि चरण पहाड़ी धाम से भजन कीर्तन के स्वर ही गुंजायमान होते रहते हैं। 26 जनवरी को पूरा देश गणतंत्र दिवस मनाएगा। इस बार कर्तव्य पथ पर देश के कई रंग दिखेंगे। टेराकोटा से लेकर ताम्र कला, गीर नृत्य से लेकर घोड़ा नाच और ऑपरेशन सिंदूर से लेकर वंदे मातरम और आत्मनिर्भर भारत थीम तक सब कुछ झांकियां आपको देखने को मिलेगी। तो 30 झांकियां और सैकड़ों कलाकार कर्तव्य पथ पर समृद्ध हिंदुस्तान की आपको झलक दिखाएंगे। ये अतीत का वैभव है, ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, ये शौर्य पराक्रम का विहंगम दृश्य है। यहाँ जवानों का कदम ताल है तो रणबांकुरों की हुंकार भी है। साथ ही दुश्मनों पर कहर बनकर टूटने वाले हथियारों की धार भी है। कर्तव्य पथ पर देश की विरासत को समेटे ये झांकियां दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने के लिए पूरी तरह तैयार है। गणतंत्र दिवस के मौके पर 17 राज्यों और 13 विभागों की झांकियां जब कर्तव्य पथ पर उतरेंगी तो सबकी निगाहें छिटक जाएंगी। इस बार की झांकियों की थीम स्वतंत्रता का मंत्र, वंदे मातरम और समृद्धि का मंत्र, आत्मनिर्भर भारत रखी गई है। सबसे पहले महाराष्ट्र की तैयारियों को दिखाते हैं। यहाँ न सिर्फ सांस्कृतिक विरासत की झलक दिखाई दी, बल्कि आर्थिक निर्भरता को भी दिखाया गया। यहाँ ढोल ताशा के साथ गणपति बाप्पा की अगुवाई वाला थीम में महाराष्ट्र का पारंपरिक नृत्य गणतंत्र दिवस में आकर्षण का केंद्र होगा। मंगल मूर्ति। आप गणपति बप्पा मोरया से समझ गए होंगे, हम लोग हैं महाराष्ट्र की ये चाबलियों के ठीक सामने। इस बार इधर आइए ना, इस बार इसका थीम क्या है बताइए। हमारा जो थीम है वो गणेश उत्सव है। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव पारंपरिक उत्सव माना जाता है और इस साल से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उसको एक बहुत बड़ा दर्जा दिया है। इसकी वजह से आज महाराष्ट्र में सब जगह गणेश उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया गया। इसी अवसर पर ये आज थीम है गणेश उत्सव जी की। इस बार कर्तव्य पथ पर निकलने वाली झांकी में यूपी के बुंदेलखंड की स्थानीय संस्कृति और ऐतिहासिक कालिंजर किले को दिखाया जाएगा, जो प्रदेश के शौर्य, संस्कृति और आत्मगौरव का प्रतीक है। तो चलिए देखिए, बहुत ही खूबसूरत ये पूरी झांकी, जिसमें आप देखेंगे जो म्यूजिक है उसको भी चुन के यहाँ पर लिखाया गया। किस तरीके से उत्तर प्रदेश प्रगति की ओर है, उसमें आपको यहाँ पर इस पूरी झांकी में नजर आ जाएगा, जहाँ पर ये कलाकार साइड में परफॉर्म करते नजर आएंगे। साथ ही अगर हम झांकी के ऊपर के भाग की यानी मध्य भाग की बात करें तो वहाँ उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो वो कैसे वोकल फॉर लोकल के थीम के साथ आगे चल रहा है। गणतंत्र दिवस की झांकी में यूपी के विकास मॉडल को भी दिखाया जाएगा, जिसमें बताने की कोशिश होगी कि यूपी कैसे भारत का ग्रोथ इंजन बनकर उभर रहा है। इसमें ब्रह्मोस से लेकर परंपरा और प्रगति के अद्भुत संगम का नजारा दिखेगा। राजस्थान की झांकी भी इस बार आकर्षण का केंद्र रहने वाली है। इस बार बीकानेर की उस्ता कला को थीम रखा गया है। रंग बिरंगे पोशाक, पीठ पर ढाल लिए लोगों का समूह राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत को समेटे नजर आया। देखिए, यही है हमारा रंग रंगीलो राजस्थान, जिसका गहर डांस आप देख रहे हैं। ये कौन सा डांस है? जो हमारा जो डांस है गैर नृत्य बोलते हैं और पश्चिमी राजस्थान का ये फोक डांस है। हम राजस्थान से आए हैं। राजस्थान में बालोतरा जिला जो हमारा अभी नया जिला बना है, वहाँ से हम आए हैं। इसको क्या है, होली फाग पर
विशेषकर ये नृत्य किया जाता है और पश्चिमी राजस्थान का फोक डांस है। उस्ता कला राजस्थान के बीकानेर की अत्यंत विशिष्ट और पारंपरिक कला है, जिसमें सोने की नक्काशी और गोल्ड एम्बॉसिंग का इस्तेमाल करके सुंदर डिजाइन बनाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ की झांकी भारत के पहले आदिवासी डिजिटल म्यूजियम पर आधारित है, जो आदिवासी वीर नेताओं के संघर्ष, समर्पण और बलिदान को जीवंत रूप में प्रस्तुत करती है। इस बार छत्तीसगढ़ की झांकी को वंदे मातरम थीम पर रखा गया है। स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम छत्तीसगढ़ की झांकी का यही थीम है, जो ये दिखाती है कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ के जनजातीय लोगों ने अंग्रेजी क्रूर शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी और किस तरीके से मुल्क को आज़ाद करवाया। और ये झांकी बिल्कुल उसी आज़ादी का, उन्हीं वीरों को सलाम करने का और उन्हीं वीरों को नमन करने का एक तरीके से ये प्रतीक है, ये पूरी झांकी। आरती सिंह हमारे साथ है, नोडल ऑफिसर है। आरती जी, इस बार छत्तीसगढ़ क्या मैसेज देगा कर्तव्य पथ से? छत्तीसगढ़ की झांकी इस बार स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम के थीम पर आधारित है। इसके माध्यम से हम जो छत्तीसगढ़ में अटल नगर में बना हुआ है डिजिटल संग्रहालय जनजाति नायकों पर आधारित है, उसको हमने डिपिक्ट किया है। दुर्वा जनजाति के आदिवासी युवा डंडार लोक नृत्य पेश करेंगे। छत्तीसगढ़ की झांकी अमर आदिवासी नायकों को श्रद्धांजलि देती है, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण कानूनों का साहसपूर्वक विरोध किया और देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। पूरी झांकी को देखें तो यहाँ पर डंडार नृत्य को प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें शौर्य का प्रतीक और ऊपर किस तरीके से अंग्रेजों के साथ लोहा लेते हुए जनजातीय लोगों ने आज़ादी दिलवाई, उन्हीं को यहाँ पर सलाम किया जाएगा, याद किया जाएगा, क्योंकि मंत्र है स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम, और उसी को याद करते हुए छत्तीसगढ़ की इस झांकी को इस तरीके से दर्शाया जाएगा। पंजाब की झांकी भी अपने आप में अनोखी होने वाली है। हिंद की चादर कहे जाने वाले गुरु तेग बहादुर जी की शहादत को 350 वर्ष पूरे हो चुके हैं। गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहादत पर्व की झांकी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर दिखाई देगी। तो कर्तव्य पथ पर इस बार कुल 30 झांकियां होंगी, उन्हीं में से एक पंजाब की झांकी भी है, जिसमें ये दिखाने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से धर्म की रक्षा के लिए श्री गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी कुर्बानी दी थी, और साथ ही साथ सर्वधर्म सम्मान की बात भी यहाँ पर कही गई है। रणदीप सिंह आलूवालिया एडिशनल डायरेक्टर हैं, हमारे साथ मौजूद है। इस बार पंजाब की झांकी का थीम क्या है सर? इस बार पंजाब की झांकी साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी, जो 9वें पातशाह, जिन्होंने देश के अंदर सभी को अपनी धार्मिक आज़ादी होने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, उनको समर्पित है। राज्यों की झांकियों के साथ साथ कई मंत्रालयों की झांकियां भी आकर्षण का केंद्र रहने वाली हैं, जिसमें आत्मनिर्भर भारत की झलक दिखाई देगी। हमारी झांकी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है, जो कि प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना को दिखा रही है, जिसके थ्रू गांव के जितने भी लोग हैं उनको प्रॉपर्टी कार्ड की सुविधाएं मिली हैं, जिससे वो बैंक से लोन ले सकते हैं। 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर होने वाली झांकियों में आपको और भी कई राज्यों की संस्कृति और विरासत की झलक देखने को मिल जाएगी। साथ ही विशिष्ट शिल्पकला, सांस्कृतिक वैभव और जीवंत प्रस्तुति दर्शकों का जरूर मन मोह लेगी। दिल्ली से नवजोत रंधावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के आखिर कारोबारी दिन शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। शुक्रवार को सेंसेक्स 770 अंक को लुढ़ककर 81,538 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 241 अंक फिसला, ये गिरकर 25,050 पर आ गया। सोने चांदी की कीमतों में फिर उछाल आई। शुक्रवार को सोना 1500 रुपए महंगा हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 1,58,700 रुपए हो गई। वहीं चांदी की कीमतें भी 9,500 रुपए बढ़ी। अब 1 किलो चांदी की कीमत बढ़कर 3,29,500 रुपए पर पहुंच गई।
शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले रुपया फिसल गया, इसमें 30 पैसे की गिरावट आई। इस तरह $1 के मुकाबले रुपए की कीमत 91 रुपये 88 पैसे हो गई। टेक कंपनी मोटोरोला ने आज भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन मोटोरोला सिग्नेचर लॉन्च कर दिया। सिग्नेचर नाम की तरह ही ये फोन बेहद पर्सनलाइज्ड और यूनिक है। मोटोरोला ने अपने इस फोन को 3 स्टोरेज वेरिएंट में पेश किया है। इसकी शुरुआती कीमत करीब 60,000 रुपए है। ये फोन 30 जनवरी से बिक्री के लिए बाजार में उपलब्ध होगी। मोटोरोला ने इस फोन को इस तरह डिजाइन किया है कि चाहे प्रोफेशनल फिल्म मेकर हो या आम यूजर, हर कोई इस पर क्वालिटी फिल्म शूट कर सकता है। कंपनी ने इसे साबित करने के लिए 4 फिल्म डायरेक्टर्स के साथ 4 अलग-अलग शॉर्ट फिल्में इसी मोटोरोला सिग्नेचर फोन से शूट कराई और उन्हें बड़े पर्दे पर प्रदर्शित किया। इसकी तारीफ फिल्म मेकर इम्तियाज अली ने भी की। मोटोरोला सिग्नेचर जो फ्रेंचाइज है, जो हमने टारगेट करी है फ्लैगशिप सेगमेंट के कंज्यूमर्स के लिए, वो हमारी अल्ट्रा प्रीमियम सेगमेंट ऑफ कंज्यूमर्स के लिए, तो वो उसमें हम यही चीज़ें लेके आ रहे हैं कि हमने जो फीचर्स और सर्विसेज और एस्पेक्ट्स इसमें लेके आए हैं वो डिस्टिंक्ट हैं, यूनिक हैं और बेस्ट हैं जो मोटोरोला ऑफर कर सकता है अपने कंज्यूमर्स को। आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। आज हम बात करेंगे ऐसे सरकारी स्कूल की जहां पर बच्चे न सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं बल्कि पर्यावरण संरक्षण का पाठ भी सिखा रहे हैं और उसे अमल में भी ला रहे हैं। ये स्कूल दिल्ली से सटे हरियाणा के फरीदाबाद में है। आखिर क्यों खास है ये स्कूल, इसके बारे में जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। एक पहल जो सिर्फ न किसी स्कूल की तस्वीर बदल सकती है बल्कि बच्चों की सोच को भी सकारात्मक दिशा में ले जा सकती है। ये इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ये एक सरकारी स्कूल है जहां बच्चे पढ़ते भी हैं, खेलते भी हैं, लेकिन खास बात जो है वो है यहाँ की इको फ्रेंडली लाइब्रेरी। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण एक बड़ी समस्या है। फरीदाबाद में भी ये लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का एक तरह से हिस्सा हो चुका है और इसी प्रदूषण को लेकर यहाँ के सरकारी स्कूलों में एक पहल शुरू की गई है जिसके तहत बच्चे पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर बेहद जागरूक नजर आ रहे हैं। इस सरकारी स्कूल में आप पर्यावरण की स्वच्छता के प्रयासों को दीवारों पर अंकित देख सकते हैं। यहाँ बाकायदा एक इको फ्रेंडली लाइब्रेरी है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे वेलकम टू इको फ्रेंडली लाइब्रेरी से। ये आप देख सकते हैं कि पूरा जो ये आप पिक्चर देख रहे हैं कि किस तरीके से जो पेंटिंग्स हैं वो सभी बच्चों ने बनाई है और इस इको फ्रेंडली लाइब्रेरी में बच्चे किताब के साथ साथ प्रकृति से कैसे रिश्ता जोड़े ये भी सीखते हैं। एक एक चीज़ अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा यहाँ पे इको फ्रेंडली लाइब्रेरी के बारे में जो लिखा है, जो सिर्फ एक संदेश नहीं बल्कि एक पूरी सोच है। बाहर की तस्वीरों के बाद अब आप इको फ्रेंडली लाइब्रेरी के अंदर की तस्वीरें भी देख लीजिए जो आंखों को बेहद सुकून देने वाली हैं। लकड़ी या प्लास्टिक की चेयर्स आपको यहाँ पर नहीं दिखने वाली है। बेंच से बनी आपको गोल कुर्सियाँ यहाँ पे दिखाई देगी ताकि बच्चे जो है वो किस तरीके से ज़मीन से खुद को जोड़ सके। दीवारों पर आप देख सकते हैं कि पूरी जो पेंटिंग्स है ये सभी पेंटिंग्स जो है वो बच्चों ने बनाई है। किस तरीके से जल चक्र आपको दिख जाएगा, पहाड़ बाहर आपकी तस्वीरें दिखाई, वहाँ पहाड़ बने हुए हैं, अंदर आपको पेड़ पौधे जो है वो अलग अलग तरीके से नज़र आएंगे और पानी की बॉटल्स यहाँ पर दिख जाएगी जिसमें बाहर से इसको पेंट पूरी तरीके से किया गया और उसमें वो सभी पौधे लगाए गए जिससे आपको साफ और शुद्ध हवा जो है वो मिलती है। आप देख सकते हैं कि आपको एरिका पाम की बात करूं, मतलब वही प्लांट्स जो है वो यहाँ पर लगाए गए और किस तरीके से मतलब ये प्रकृति से जुड़ने का एक तरीका है। किस तरीके से इस अलमारी में आपको किताबें दिखेगी और जगह जगह आपको कुछ ऐसी पंक्तियां दिखेगी जो कि पर्यावरण से जुड़ी है। कुछ लाइंस यहाँ पे भी नजर आ जाएगी, रीड टुडे प्लांट टुमारो एंड सेव फॉरएवर। पर्यावरण बचाओ वरना किताबें भी PDF बन जाएगी। आप देख सकते हैं कि ये बच्चों की सोच है। नैतिक नाम के छात्र ने प्लास्टिक की एक काली बोतल को हरे रंग से रंगकर उसमें मिट्टी भरने के साथ पौधा लगाकर उसे स्कूल की दीवार पर लटका दिया। यहीं से इस इको फ्रेंडली लाइब्रेरी की शुरुआत हुई। पर्यावरण की शुद्धता को लेकर फरीदाबाद के सरकारी स्कूलों में ये पहल ग्रीन पेंसिल फाउंडेशन की ओर से की गई है। यहाँ पर बच्चे पढ़ना पसंद कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर यह पर्यावरण से जुड़ी सब बातें हैं। यहाँ पर वैसी कोई बात नहीं है, पर्यावरण से जुड़ी है। कैसे आपको लगा कि इस तरीके की लाइब्रेरी जो है वो होनी ज़रूरी है? क्योंकि लाइब्रेरी में अक्सर नॉर्मल चेयर और अलमीरा होती है जिसमें किताबें होती है, बच्चे पढ़ते हैं, बट ये तो यहाँ पर हर तरफ पेड़ पौधे नज़र आ रहे हैं। इसलिए ये पेड़ पौधे नज़र आ रहे हैं क्योंकि हमको ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा काटे जा रहे हैं। इसलिए हमने इसको सोचा कि इसमें पेड़ पौधे की तरह बनाए इसको लाइब्रेरी। फरीदाबाद के सरकारी स्कूलों में शुरू की गई इस पहल का मकसद पर्यावरण को रोजमर्रा की आदतों से जोड़ना है। मसलन कचरे का गार्डन बनाने में उपयोग करना, पानी की बचत करना, बच्चे से अपनी आदत बना लें।
अभी देखा, पोल्यूशन की वजह से स्कूलों को बंद करना पड़ा पूरे एनसीआर में, इंक्लूडिंग फरीदाबाद, गुरुग्राम, नोएडा। और PM 2.5 और PM 10 का लेवल जिस तरीके से एक्सीड कर रहा है, कार्बन एमिशन जिस तरीके से हो रहा है, तो अपने आप में जब तक कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा पोल्यूशन की प्रॉब्लम को सोल्व करने में, अकेला गवर्नमेंट इस प्रॉब्लम को सोल्व कभी नहीं कर पाएगी। और उसी रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी का अगर निर्माण करना है तो वो निर्माण शुरू होगा स्कूलों से, वो निर्माण शुरू होगा हमारी युवा पीढ़ी से। जैसा कि आप देख रहे हैं, इको फ्रेंडली लाइब्रेरी जो हमने प्रयास शुरू किया फरीदाबाद के एक सरकारी स्कूल में, और विभिन्न सरकारी स्कूलों में हमारा ये प्रयास अभी चल रहा है, जिसमें बच्चे पर्यावरण शिक्षा से जुड़ रहे हैं। इस इको फ्रेंडली लाइब्रेरी से ये सीख मिल रही है कि प्रदूषण से बचाव के लिए सिर्फ सरकारी स्तर के पहल पर निर्भर रहना ठीक नहीं, बल्कि खुद का प्रयास भी जरूरी है। से जुड़ी हर एक चीज़ बनाई हमने, क्योंकि हमें अच्छा लगता है। हम यहाँ पर आते हैं, पढ़ते हैं, इससे हम जुड़ी सब चीज़ सीखते हैं। हम साफ हवा मिलती है और यहाँ बढ़िया लगता है हमको, और शांत से पढ़ सकते हैं यहाँ पे हम। नहीं, पर्यावरण से जुड़ी हुई बातें भी पढ़ते हैं और हम कहानियाँ पढ़ते हैं। इससे पहले बच्चे आते नहीं थे, अब तो आते हैं और बुक भी पढ़ते हैं और रोज़ स्कूल आते हैं, पहले नहीं आते। ये खास पहल सोच में बदलाव की है, जिसके जरिए हरित भविष्य की तस्वीर करने की कोशिश की जा रही है। साफ हवा का एक छोटा सा सपना है, जहां पर ये बच्चे सिर्फ किताबें नहीं पलट रहे, बल्कि आने वाले समय में किस तरीके से सबकी सोच बदली जाए, किस तरीके से प्रकृति को अपने लिए जीने लायक बनाया जाए, उसकी तस्वीर बदल रहे हैं। कैमरा पर्सन अंकित सिंह के साथ मनीषा लड्डा, फरीदाबाद, गुड न्यूज़ टुडे। तो संगम की पावन नगरी से न्यूज़ पथ के सफर में आज मेरे साथ इतना ही, लेकिन आपको बता दें, संगम से माघ मेले की तमाम तस्वीरें, तमाम रंग इसी तरह से हम आपको दिखाते रहेंगे। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।